आज हमारे स्टूडियो में उदयपुर के मशहूर एडवोकेट कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर श्री राजेश सिंघवी पधारे हैं, जिनसे हम कुछ बातें प्रदेश की राजनीति को लेकर, कोरोना काल में किए गए इनके कार्यों को लेकर करेंगे। मैं राजेश सिंघवी से पूछना चाहूँगा कि आज जो प्रदेश के अंदर स्थिति बनी हुई है, जो घमासान चल रहा है भाजपा में, कभी अशोक गहलोत, कभी सचिन पायलट, कभी अशोक गहलोत अमित शाह पर आरोप लगाते हैं, कभी किस पे आरोप लगाते हैं, कभी गवर्नर से लड़ाई, तो क्या चल रहा है आपकी पार्टी और आप क्या सोचते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ का कि आपने मुझे इस मुद्दे पे अपनी बात रखने के लिए बुलाया। जैसा कि हम लोग एक महीने से देख रहे हैं, प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी से बगावत करके सचिन पायलट जो है अपने 19 विधायकों के साथ सरकार की और अशोक गहलोत के नियंत्रण में और संपर्क में नहीं है। और उधर बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अशोक गहलोत अपना राजस्थान में समर्थन खो चुके सरकार होने का, इसलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए या राष्ट्रपति शासन भी लगाने की भी बात की जा रही है। सबसे पहले तो मैं इस बारे में ये सोचता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी ये एक विचार लेके आई थी हमारे राजस्थान में, अभी जो 2 साल हुए हैं सरकार को बने हुए हैं, कि वो जनता के साथ वादे किए थे, वो सारी बातें अलग है। और सचिन पायलट की जहाँ तक बात है, कांग्रेस पार्टी का ये अंदरूनी मामला है कि किसको मुख्यमंत्री बनाए या ना बनाए, लेकिन शुरू से खींचतान इन दोनों नेताओं में दिखाई देती रही है, चाहे वो एक मंच पे बैठे रहे हों। राज्यसभा के चुनाव में भी ये जो हुए थे अभी, उस समय भी ये खींचतान हमको देखने में आई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी जो एक तरह से महत्वाकांक्षी लोगों की पार्टी है, वहां पर आज ये ऐसा हो क्यों रहा है। आज दूसरी पार्टियों में इतनी टूटन नहीं है, इतने लोग चुनाव जीतने के बाद पार्टी नहीं बदलते हैं, लेकिन आखिर क्या कारण है? कांग्रेस पार्टी में ही जनता तो उनको समर्थन दे रही है, वोट दे रही है, लेकिन जनता वोट देने के बाद अपने को ठगा महसूस करती है, क्योंकि वो जो विधायक या मंत्री जो चुनते हैं तो वो किसी और पाले में अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वो जाकर बैठ जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। दरअसल बात कांग्रेस पार्टी के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अगर इस तरह की गतिविधियां हमारे राजस्थान में होती है, हमारे देश में होती है, तो वो एक तरह से लोकतंत्र पर भी सवाल या निशान उठता है, और लोकतंत्र भी एक तरह से निशाने पे आ जाता है कि आखिर इस लोकतंत्र के मायने क्या है, जब चुनी हुई जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो इस तरह से बाड़ेबंदी में रहते हैं। अभी हमारे अशोक गहलोत जी ने लगातार एक महीने से जो विधायक है, करीब 100 विधायक, वो कह रहे हैं एक तरह से उनको पूरा जेल में बंद करके रखा है, जैसे कोई ये बिक नहीं जाए। तो ये एक तरह से मतलब ये जनता के लिए शर्म की बात है कि जिनको हम लोग चुनते हैं वो एक तरह से बिकाऊ माल है। तो जनता इस बात को समझे कि वो कैसा वो कर रही है। जहां तक भाजपा की बात है, वो इस बार सरकार में राजस्थान में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये स्थिति होगी कि सरकार बनाए बिना वो रह नहीं सकती, और हर तरह के हथकंडे अपनाने में किसी तरह से भी वो पीछे नहीं है। और यहाँ तक भी जो भाजपा का जो एक ईमानदार कार्यकर्ता है वो एक तरह से बड़े सख्ते में है, बड़ा दुखी है। लेकिन हमारे जो भाजपा में ऊपर के जो लीडर बने बैठे हैं, हमारे देश के गृह मंत्री जो खासकर अमित शाह, उनका एक ही एजेंडा है कि तोड़ मरोड़ करके भी हमारे देश में भाजपा की सरकार जो है राज्यों में बनाई जाए। और उसी के तहत उन्होंने एक तरह से सचिन पायलट को, जैसा कि बताया जा रहा है, उनको काफी उन्होंने कहा होगा, एग्रेसिव किया होगा। जैसा सुनने में भी आ रहा है कि 25 करोड़, 30 करोड़, 20 करोड़ में विधायकों की बोली भी लगाई है। तो ये मुझे देख के लगता है कि एक तरफ तो हमारे देश में, हमारे राजस्थान में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लगातार अस्पतालों की हालत खराब हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उनको जो देश की जनता को, हमारे राजस्थान की जनता को जो पैकेज मिलने चाहिए थे, उनको कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए थे इस दौर में, जिससे वो जिंदा रह सके। जैसे दुनिया के कई विकासशील देश भी हैं, विकसित देशों के साथ में, जो बहुत बड़े बड़े पैकेज दे रहे हैं जनता को। आप देखिए, अभी 3 दिन पहले आया था कि इंग्लैंड में तो है वो जो रेस्टोरेंट चले उसके लिए 50% खाना जो रेट है उसको वो माफ करेंगे, और 75% तक उनको बेरोजगारी भत्ता देना जो लोग बेरोजगार हुए हैं। हमारे देश में 10 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, हमारे राजस्थान में भी लाखों की संख्या में बेरोजगार है। लेकिन हमारी जो सरकार है राजस्थान की हो या चाहे देश की केंद्र सरकार हो, आज एक तरह से जनता के सामने एक तरह से यही एक तरह से युद्ध इस तरह का ले रही है। युद्ध जो लड़ना चाहिए कोरोना के खिलाफ,
महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ वो युद्ध आपस में लड़ रहे हैं कि सरकार, वो तो चाह रहा है अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी सरकार हम बचाए ले, और बीजेपी और ये चाह रहे हैं कि हम लोग किसी भी तरह सरकार को गिरा के हमारी सरकार बना ले। तो मुझे लगता है कि ये जो आने वाला जो समय होगा, चाहे वो सरकार कोई भी बना, लेकिन जो नैतिकता है, जो ईमानदारी है, जो हमारा एक संपर्क के अच्छे संबंध है हमारे अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के आपस में, लेकिन इस तरह की जो गतिविधियां चल रही, मुझे लगता है कि ये आने वाले वक्त में लोकतंत्र हमारा भी रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। जैसा कि आमतौर पर हम लोग सड़क पे बात करते हैं लोगों से, तो वो यही कहते हैं कि लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रह गया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सिर्फ हम लोग राजस्थान को, देश को अगर भाजपा या कांग्रेस पार्टी कैसा बनाना चाहती है उस पर छोड़ देंगे, तो मुझे लगता है कि वो तो जैसा बना रहे हमको दिख रहा है। हम कैसा देश और राजस्थान बनाना चाहता है, हमारे राजस्थान की और देश की जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में गंभीरता से विचार कर, ऐसे जो नेता हैं, ऐसे जो राजनीतिक दल हैं जो इस तरह के खेल खेल के हमारे को बदनाम कर रहे हैं, हमारे वोट का मोल वो ले रहे हैं, हमारे क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, हमारे से कोई उनके संबंध नहीं रह गए, तो उनको सबक सिखाए। यही जो हमारे राजस्थान की जनता कर सकती है। और ये जितने भी विधायक है जो बाड़ेबंदी में हैं, और जितने भी विधायक बिकाऊ हैं, मुझे तो लगता है कि अगर ऐसा वक्त होना चाहिए तो जनता को उनको जूते की माला पहना के सड़कों पे उनको निकालना चाहिए, तब इनको सबक मिलेगा। तो ये जब तक जनता नहीं करेगी तब तक वापस जनता, आप देखिए मतलब पता नहीं क्या हो गया है कि जनता जो बिक रहा है, विधायक आज इस पार्टी से लड़ा, कल दूसरी पार्टी से लड़ रहा है, तो भी जनता उसको जिता रही है। तो ये मुझे लगता है कि जनता को भी इस बारे में सोचना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो। अगर वो बिकता है, बिकाऊ है, तो वो जब जिस राजनीतिक दल ने उसको वहां तक पहुंचा है, तो वो जनता की क्या सुनेगा, जनता के लिए क्या करेगा। इसलिए मैं गंभीरता से हमारे राजस्थान को बचाने की भी जिम्मेदारी जो हमारी जनता पर है, वो इस मामले में गंभीरता से विचार करे, यही मैं कहना चाहूँगा। आपको क्या ये नहीं लगता कि आज की राजनीति स्टेटस सिंबल और पैसा इसी का जरिया रह गई? हाँ बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं सही बात है कि राजनीति में ईमानदारी, सद्व्यवहार और अच्छा मतलब उनकी नैतिकता, ये एक तरह से सिर्फ कहने सुनने में अच्छी लगती है। राजनीति में जो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जो सिद्धांतों की राजनीति कर रहे हैं, जो विचारों की राजनीति कर रहे हैं, जो ईमानदारी की राजनीति कर रहे हैं, उनका वोट की राजनीति में कोई उसका जो है आज एक तरह से वो दरकिनार कर दिया गया है, उसको अलग थलग कर दिया है। ऐसा नहीं है कि राजनीति में हम लोग सिर्फ वोट तक सीमित कर दें। आमतौर पर होता क्या है कि राजनीति को वोट तक सीमित की जा सकती है, या करी जा रही है। जो लेफ्ट पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, आप देखिए लगातार वो जनता की मांगों को लेकर संघर्ष करते रहे हैं, जनता की आवाज को जहां जहां पर भी है वो उसको उठाते रहे हैं। ये एक अलग बात है कि राजनीतिक रूप से वोट के रूप में वो कमजोर हो सकते हैं, लेकिन इस उदयपुर में भी आप देखिए, ये राजस्थान के स्तर पर भी देखिए, जब जब जनता के चाहे बिजली के मुद्दे हो, चाहे पानी के मुद्दे हो, चाहे ऊपर विकास के मुद्दे हो, चाहे किसान के मुद्दे हो, चाहे मजदूर के मुद्दे हो, उन सारे मुद्दों को लेकर लगातार जो है वामपंथी पार्टियां लगातार इस मामले में संघर्ष करती रही है कि एक ईमानदार और एक वैकल्पिक राजनीति वाली राजनीति हो। और मैं गर्व से कह सकता हूं, हम लोग कम हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो राजनीतिक विरोधी भी हैं, वो हमारे चरित्र पे, हमारी ईमानदारी पे कोई भी सवाल नहीं उठा सकते। यहाँ तक जहां पर 35 साल बंगाल में सरकार रही है, और आज भी केरल में हमेशा पिछले 70 साल में 30-35 साल रही है, 5 साल आती 5 साल जाती, त्रिपुरा में भी 30 साल रही है, लेकिन किसी भी नेता पर या किसी भी कार्यकर्ता पर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। जनता में आप आजकल ये डाल दिया है विकल्प, मतलब कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस, अरे अभी कांग्रेस को वोट देके क्या करें साले, तो बिक जाते हैं, या कांग्रेस की कोई नीति नहीं है। मैं भी मानता हूँ कांग्रेस की कोई नीति है, बिक जाते हैं। और आप देखिए अभी जो ये सारा जो भी सिनेरियो चल रहा है, एक तरह से कांग्रेस पार्टी भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है। एक जो विकल्प की राजनीति उनको करनी चाहिए, विचार की जो राजनीति करनी चाहिए, जो देश की जो केंद्र सरकार की कोरोना के मामले में जो फेलियर हुआ है, जो राज्य सरकार राज्य के साथ भेदभाव किया, उन मुद्दों को लेकर संघर्ष करना चाहिए उनके कार्यकर्ताओं को, लेकिन ऐसी कोई भी गतिविधि वो नहीं कर रही। और मैं आपकी बात को बिल्कुल मैं ये मानता हूँ, समझता हूँ कि जनता को भी जो चुनाव में अगर भ्रष्ट तरीके से जो चुनाव में सत्ता में आते हैं, तो आप उन नेताओं से आप ईमानदारी की उम्मीद करेंगे जो 500 रुपए घर घर में दे के या शराब के बोतल या पौवे पहुंचा के वो चुनाव जीतते हैं। तो मुझे लगता है कि जनता भी अपने आप को कहीं ना कहीं तलाशे कि ऐसे लोग जो चुनाव में पैसों के दम पर आते हैं,
उनको वहीं बेनकाब करे, वहीं उनको अलग थलग करे, तो ईमानदार राजनीति की जनता से ही शुरुआत हो सकती है। कोरोना काल के अंदर, कोविड-19 के अंदर जो उदयपुर के अंदर 3 महीने का, विश्व के अंदर फिर 3 महीने का लॉकडाउन लगा था, उसमें आपकी पार्टी व आपके कार्यकर्ताओं ने, आपने कई सारे समाज सेवा के कार्य किए, वो आपने किस तरह से उनको मैनेज किया उन सभी? देखो, हमारी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है राजनीतिक रूप से, ताकत के रूप में, लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि जनता में हमारी पार्टी के प्रति सम्मान बहुत है। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, ये करीब 20-21 मार्च को लॉकडाउन लगा और उसके बाद 25-26 मार्च को हमको लगने लग गया कि ये लंबा चलेगा और लोग निकल नहीं पा रहे हैं, उनके खाने की भी दिक्कत आएगी। तो हमने 28 मार्च को ही हमने हमारी पार्टी के साथियों से बातचीत करके लोगों से संपर्क किया। तो हमने एक व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे ऐसे ही हमने एक मैसेज किया कि भाई हम लोग ये काम करना चाहते हैं और आप इसमें हमारी मदद कीजिए। तो आप देखिए कि लगातार हमने 2 महीने जनता रसोई चलाई और कम से कम 550 हमने राशन के किट वहाँ की जनता को और आसपास की जनता को हमने दिए और करीब दोनों टाइम खाना मिला के हम लोग देखें तो 14,500 बार मतलब जो पैकेट है भोजन के वो हमने जनता को उपलब्ध कराए। ये भी हम कह सकते हैं कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था इस काम के लिए खर्च करने को, लेकिन मैंने जब इच्छा शक्ति बनाई कि नहीं ये काम किया जाना है, तो पूरी एक टीम तैयार होकर उन्होंने लगातार साथियों ने अच्छा खाना बनाया, राशन किट भी जगह जगह से उन्होंने पैसा लेके या राशन सामग्री लेके वो उपलब्ध कराए। तो अगर एक भी इंसान, कोई भी एक गली में रहने वाला भी, एक साधारण इंसान भी अगर सोच ले कि मुझे इस माहौल में हमको कुछ काम करना है तो वो काम कर सकता है। इसके अलावा कई जो मजदूर थे हमारे जो फंस गए थे, उनको खाने की भी व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए भी हमने काम किया था। और एक बात हम लोग ये भी बताना चाहेंगे कि हम लोग एक सरकार का विकल्प नहीं है, सरकार है, क्योंकि सरकार के पास सारे संसाधन है। हम जो एक सीमित दायरे में अपना काम और अपना योगदान हम लोग दे सकते हैं, सरकार का विकल्प नहीं बन सकते, क्योंकि सरकार के पास वो जो, जैसे कि केरल का मॉडल आपको बताऊं, वहां पर आज भी सबसे, राजस्थान मतलब देश में सबसे कम केसेज है कोरोना के, और वहां पर जनता रसोई एक तरह से, हमारे यहाँ उदयपुर में अगर 50 मोहल्ले हैं मान ले, तो 50 जगह ऐसे उदयपुर शहर के क्षेत्र में सरकार ने जनता से मिलकर उन्होंने ये रसोई चले। और हमारे यहाँ पर जो प्रशासन का जो करेक्टर था, हम लोगों ने देखा कोई जनता को जो राशन नहीं मिल रहा है, जो ऐसी घोषणाएं जो हुई थी, जब हम लोग वहां पर अपनी बात लेकर जाते थे तो एक तरह से वो ऐसा हमको ट्रीट करते थे कि जैसे हमको उनके दुश्मन आगे हो। और एक तरह से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि उस कोरोना काल में हमको ये महसूस लगा कि सारी एक तरह से जो जिम्मेदारी और प्रशासन ने हाथ में ले ली और हमारे जो जनप्रतिनिधि है एक तरह से बिल्कुल नाकारा और निकम्मे साबित हुए। मतलब कलेक्टर के पास जाकर उसको ये कहने की नहीं है कि भाई ये काम होना चाहिए, वो मिलने को तक को तैयार नहीं, सुनने की बात तो दूर है। तो एक तरह से कोरोना काल में हमारा ये अनुभव जरूर है कि समाज सेवा की बात जहां तक है वो ठीक हमको करनी चाहिए, लेकिन हमारा लक्ष्य समाज को बदलना। क्योंकि जब भी ये सवाल उठता है कि गरीब को रोटी या खिलाई जाए, उसको भूखे को खाना खिलाया जाए, तो उसको समाज सेवी कहते हैं, लेकिन वो भूखा क्यों है ये सवाल अगर उठाते तो उसको कम्युनिस्ट कहते हैं। तो हम ये सवाल भी साथ साथ में उठाते हैं कि जब एक तरफ 1% लोगों के पास 73% संपत्ति है देश की और 99% लोगों के पास सिर्फ 27% संपत्ति रह जाती है, तो ये सवाल भी एक तरह से हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन मुद्दों को लेकर भी हम लोग काम करें। और उदयपुर की जहां तक हम लोग बात करें, जो कोरोना काल में अभी बताऊं मैं, अभी भी ये स्थिति है कि हमारे नेताओं से हम लोग बात करें, क्योंकि हमने प्रशासन को नहीं चुना है, हमने नेताओं को चुना, हमने विधायक को चुना, हमने पार्षद को चुना, हमने सांसद को चुना। और जब हम लोग ये कहते हैं कि भाई जो घोषणाएं सरकार की हुई, चाहे राशन जो देने की हुई है, चाहे जो स्ट्रीट वेंडर को है या निर्माण मजदूरों को है, वो कुछ पैकेज में 2,000 रुपए देने की हुई, तो आपको बताना चाहूंगा मैं आपको, आज तक चाहे स्ट्रीट वेंडर जो सर्वे में 3,000 है उसमें सिर्फ 1,050 को मिले 2,000 रुपए, यानी 30%। निर्माण मजदूर जो जितने रजिस्टर्ड है उसमें भी उनको 25-30% लोगों को मिले, उनको 2,500 रुपए नहीं मिले। तो ये स्थिति हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पे उदयपुर की जो एक तरह से जनप्रतिनिधि है वो नाकारा और नाकाबिल साबित हो, एक तरह से सिर्फ और सिर्फ अपनी डपली अपना राग बजा के वो एक तरह से जनता के साथ विश्वासघात का ही काम कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ राजेश जी सिंह भी, जिन्होंने हमारे हर प्रश्नों का, हर चीज़ का बेबाकी से जवाब दिया।
और भविष्य में भी हम चाहेंगे कि हमारे चैनल पर जब भी आपको याद किया जाए, पधारो उदयपुर की समसामयिक जो नीतियां हैं या जो कार्यक्रम है या राजनेताओं के कार्यक्रम हैं, उनके बारे में आपकी स्पष्टवादिता और साफ गोई से हम बहुत प्रभावित हैं। आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।